नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको 14 मई 2024 सुबह के मुख्य समाचार प्रस्तुत करेंगे। कृपया नीचे कमेंट करें और बताएं कि आप किस क्षेत्र से हिमाचल न्यूज सुन रहे हैं। हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की ताज़ा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। समाचार नंबर 1, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को समर्थन देगी माकपा। हिमाचल में माकपा ने कांग्रेस को समर्थन देने का फैसला किया है। इंडी अलायंस में साझेदारी निभाते हुए लोकसभा सीटों पर माकपा अपने प्रत्याशी नहीं उतारेगी। माकपा के इस फैसले का सबसे बड़ा असर शिमला संसदीय क्षेत्र में देखने को मिलेगा। यहां माकपा का बड़ा वोट बैंक है। इसके अलावा मंडी माकपा का दूसरा घर भी है। माकपा के इस समर्थन का असर मंडी संसदीय सीट पर भी देखने को मिल सकता है। यहां से कांग्रेस के विक्रमादित्य सिंह भाजपा की कंगना रनौत के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। शिमला संसदीय सीट की बात करें तो शिमला और ठियोग से माकपा के राकेश सिंघा विधायक रह चुके हैं, जबकि नगर निगम शिमला में मेयर और डिप्टी मेयर की सीट पर भी माकपा कब्जा जमा चुकी है। छात्र संघ चुनावों के दौर में लंबे समय तक विश्वविद्यालय में माकपा का दबदबा रहा है। अब माकपा के इस समर्थन से कांग्रेस को लाभ मिलने की संभावना है। बीते विधानसभा चुनाव में हालांकि माकपा का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा था, लेकिन प्रदेश की 11 विधानसभा सीटों पर माकपा ने अपने प्रत्याशी उतारे थे। माकपा को पूरे प्रदेश में 27,111 वोट मिले थे। इनमें से 17,862 वोट अकेले शिमला संसदीय क्षेत्र से आए थे। इनमें ठियोग से पूर्व विधायक राकेश सिंघा 12,000 से अधिक वोट हासिल किए थे, जबकि कुसुम्पटी में कुलदीप तंवर को 2,671, शिमला शहरी में पूर्व डिप्टी मेयर टिकेंद्र पंवर को 1,400, जबकि जुब्बल कोटखाई में विशाल शांकटा को 1,256 वोट मिले थे। इसके अलावा आनी में माकपा के देवकी नंद को 3,556, जोगिंद्रनगर में कुशाल भारद्वाज को 3,137, कुल्लू में होतम सिंह को 1,102, सराज में महेंद्र सिंह को 818, हमीरपुर में कश्मीर सिंह को 625 और पच्छाद में आशीष कुमार को 546 वोट मिले थे। अब कांग्रेस को समर्थन के बाद माकपा का वोट बैंक कांग्रेस की तरफ डाइवर्ट होगा और इससे पार्टी को माकपा के परंपरागत वोटों का फायदा मिल सकता है। बहरहाल हिमाचल में शिमला और मंडी सीटों पर माकपा का वोट शेयर नजदीकी मुकाबले में फैसले के लिए सबसे अहम साबित हो सकता है। बीजेपी को हराएगा इंडिया माकपा गठबंधन। माकपा के पूर्व विधायक राकेश सिंघा ने कहा कि सीएम ने प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर तरीके से उपयोग करते हुए प्रदेश का रेवेन्यू बढ़ाया है। किसानों, बागबानों की समस्या का हल कर उन्हें घरद्वार लाभ पहुंचाया है। इसे देखते हुए माकपा ने इंडी गठबंधन के साथ हिमाचल में चुनाव लड़े का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने 2014 और 2019 में सेब पर आयात शुल्क को 100% करने का वादा किया था, लेकिन 2024 के आते आते मोदी सरकार ने आयात शुल्क को 70 से घटाकर 50 तक किया। समाचार नंबर 2, अमेठी रायबरेली में वोट मांगेंगे मुकेश, हाईकमान ने सौंपी जिम्मेदारी। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री गांधी परिवार की परंपरागत सीटों रायबरेली व अमेठी में कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करेंगे। मुकेश अग्निहोत्री 2 दिन रायबरेली व अमेठी में प्रचार की कमान संभालेंगे। इस दौरान वह कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के पक्ष में रायबरेली संसदीय क्षेत्र में प्रचार अभियान को गति देंगे। मूलतः हिमाचल से संबंधित अमेठी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी केएल शर्मा के पक्ष में भी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इसी के तहत मुकेश अग्निहोत्री 14 मई को हवाई मार्ग से लखनऊ होते हुए रायबरेली पहुंचेंगे। यहां पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के पक्ष में
वह धुआंधार प्रचार करेंगे। वहीं इसके बाद अमेठी में भी कांग्रेस के प्रचार अभियान को गति देंगे। मुकेश अग्निहोत्री हिमाचल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं तथा लगातार 5वीं बार हरोली विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतकर प्रदेश के पहले उप मुख्यमंत्री बने हैं। प्रदेश में हुए विधानसभा चुनावों में मुकेश अग्निहोत्री के पक्ष में प्रचार के लिए कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी विशेष रूप से हरोली पहुंची थी तथा कांगड़ में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया था। वहीं अब मुकेश अग्निहोत्री राहुल गांधी के प्रचार के लिए जा रहे हैं। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि यह उनके लिए गर्व की बात है कि पार्टी के शीर्ष नेता राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र में वह कांग्रेस पार्टी की नीतियों व कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करेंगे। उन्होंने कहा कि लोगों ने मोदी सरकार को बदलने का मन बना लिया है। समाचार नंबर 3। शिमला सीट से भाजपा प्रत्याशी सुरेश कश्यप ने भरा नामांकन। भाजपा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने शिमला संसदीय क्षेत्र से सोमवार को अपना नामांकन भरा। इस अवसर पर कश्यप ने कहा कि भाजपा शिमला संसदीय क्षेत्र की विशाल जनसभा हुई, जिसमें हमें कार्यकर्ताओं में अद्भुत जोश देखने को मिला। उन्होंने कहा कि यह हमारा सौभाग्य है कि देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा नेता मिला है, जिन्होंने देश का नाम पूरे विश्व में नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का कार्य किया है। श्री कश्यप ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को लगातार केंद्र से विभिन्न योजनाओं के लिए बड़ी राशि आ रही है, पर कांग्रेस केवल भाजपा के खिलाफ एक एजेंडा खड़ा करने का प्रयास कर रही है। हिमाचल सरकार को इस साल केंद्र सरकार की ओर से मिलने वाली विभिन्न ग्रांट की राशि 23,413 करोड़ रुपए के आसपास है। उन्होंने कहा कि एम्स बिलासपुर रिकॉर्ड समय में पूरा हुआ। IIIT ऊना में पढ़ाई शुरू हो गई है। देहरा में सेंट्रल यूनिवर्सिटी, बिलासपुर में हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ 6 नए केंद्रीय विद्यालयों के निर्माण को मंजूरी मिली है। कांग्रेस को अपना चश्मा बदलना पड़ेगा और तभी उनको प्रगति दिखाई देगी। केंद्र सरकार ने हिमाचल को दी करोड़ों की परियोजनाएं। सुरेश कश्यप ने कहा कि 5 मार्च 2024 को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हिमाचल प्रदेश को करीब 4,000 करोड़ की 15 NH परियोजनाओं संग रोपवे प्रोजेक्ट के उद्घाटन शिलान्यास किए। उन्होंने हिमाचल में साल के अंत तक 1 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट पूरे या निर्माणाधीन करने की बड़ी घोषणा भी की। केंद्र ने IIM धौलाकुआं के लिए 309 करोड़ की राशि स्वीकृत की, मेडिकल कॉलेज नाहन भवन के लिए 370 करोड़, रेणुका बिजली डैम के लिए 6,946.99 करोड़ व ग्रीन कॉरिडोर NH 707 पामबटा साहिबराज बंशिलाहाट कोटी के लिए 1,426 करोड़ की राशि स्वीकृत की है। समाचार नंबर 4। भारतीयों को रंग के आधार पर बांटना बर्दाश्त नहीं। शहजादे के अमेरिका में रहने वाले अंकल की टिप्पणी नस्ली है और देशवासी त्वचा के रंग को लेकर अपमान कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये शब्द भाजपा प्रत्याशी डा राजीव भारद्वाज ने शाहपुर मंडल में नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए कहे। राजीव भारद्वाज कांग्रेस के सैम पित्रोदा के बयान चीनी और दक्षिण भारतीय अफ्रीकी नागरिकों जैसे दिखते हैं, पर बेहद गुस्से में दिखे। उन्होंने कहा कि शहजादे को त्वचा के रंग के इस खेल की अनुमति किसने दी, इसका जवाब देना होगा। उन्होंने कहा कि पित्रोदा ने पिछले दिनों भी भारत में अमेरिका की तर्ज पर विरासत टैक्स की पैरवी कर कांग्रेस की खूब किरकिरी करवाई थी। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के प्रमुख पित्रोदा ने एक पॉडकास्ट में कहा था, हम 75 साल से बहुत सुखद माहौल में रह रहे हैं, जहां कुछ लड़ाइयों को छोड़ दे तो लोग साथ साथ रह रहे हैं। पित्रोदा ने इंटरनेट मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित इस इंटरव्यू में कहा कि हम भारत जैसे विविधता से भरे देश को एकजुट रख सकते हैं, जहां पूर्व के लोग चीनी जैसे लगते हैं, पश्चिम के लोग अरब और उत्तर के लोग गोरों जैसे दिखते हैं, जबकि दक्षिण भारतीय अफ्रीकी जैसे लगते हैं। उन्होंने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सभी भाई बहन हैं।
भारत में अलग क्षेत्र के लोगों के रीति रिवाज, खान पान, धर्म, भाषा अलग अलग है, लेकिन भारत के लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं। पित्रोदा की इस टिप्पणी पर राजीव भारद्वाज की अगुवाई में भाजपा ने चौतरफा हमला बोला। श्री भारद्वाज ने कहा कि शहजादे के मार्गदर्शक अंकल ने बड़ा राज खोला है। पित्रोदा ने बताया कि जिनकी त्वचा का रंग काला है वे सभी अफ्रीका के रहने वाले हैं। पित्रोदा की यह टिप्पणी नस्ली है। देशवासी त्वचा के रंग को लेकर अपमान कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। राजीव भारद्वाज ने कहा कि शहजादे के दार्शनिक ने इतनी बड़ी गाली दे दी जिससे उन्हें बेहद गुस्सा आ गया। समाचार नंबर 5। बायोजेनेटिक ड्रग्स से अल्प्राजोलम की 1.97 करोड़ टैबलेट बरामद। बद्दी में साइकोट्रॉपिक व दवाओं के विनिर्माण और अवैध आपूर्ति के मामले में पंजाब पुलिस की एसटीएफ ने बायोजेनेटिक ड्रग्स से अल्प्राजोलम की 1.97 करोड़ टैबलेट बरामद की है। इसके अलावा राज्य दवा नियंत्रण प्रशासन ने 432 किलो कोडीन को कब्जे में लेकर पड़ताल तेज कर दी है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बायोजेनेटिक ड्रग्स कंपनी ने 6 मई 2023 से अब तक विभिन्न ब्रांड नाम से अल्प्राजोलम 0.5 की 21.66 करोड़ टैबलेट का निर्माण किया है। कंपनी ने मई 2023 में कच्चे माल के रूप में 139 किलोग्राम अल्प्राजोलम खरीदा था, जिसमें से अब 40 किलोग्राम ही बाकी रह गया है। इसे पंजाब एसटीएफ ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के प्रावधानों के तहत अपने कब्जे में ले लिया है। नशीली दवाओं के कथित उत्पादन व अवैध बिक्री के इस मामले में राज्य दवा नियंत्रण प्रशासन बद्दी की कार्यप्रणाली भी संदेह के घेरे में आ गई है, क्योंकि विगत 1 वर्ष में साइकोट्रोपिक दवाओं की बड़े पैमाने पर बिक्री के बावजूद बायोजेनेटिक ड्रग्स प्राइवेट लिमिटेड व स्माइलैक्स प्रबंधन ने लाइसेंस की शर्तों को धत्ता बताते हुए जानकारी साझा ही नहीं की। प्रति वर्ष करोड़ों गोलियों के बड़े पैमाने पर उत्पादन ने 2005 से संचालित इस फार्मास्यूटिकल इकाई के संचालन पर सवालिया निशान लगा दिया है। यदि पंजाब की स्पेशल टास्क फोर्स दोनों कंपनियों से हो रही नापाक बिक्री का खुलासा नहीं करती तो राज्य दवा नियंत्रण प्रशासन बिक्री संबंधी उल्लंघनों पर चुपचाप बैठा रहता। राज्य दवा नियंत्रक मनीष कपूर ने बताया कि दोनों दवा उद्योगों को एसटीएफ द्वारा उठाए गए मुद्दों के साथ साथ दवा की बिक्री का खुलासा न करने के अन्य उल्लंघनों के संबंध में सवालों का जवाब देने के लिए 3 दिन का नोटिस जारी किया है। कथित तौर पर अवैध साइकोट्रोपिक दवा उत्पादन व बिक्री करने वाली दवा कंपनियों पर शिकंजा कसने के लिए राज्य दवा नियंत्रक प्राधिकरण ने राज्य एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स को भी जांच में सहयोग के लिए पत्र लिखा है। हिमाचल प्रदेश में पहले भी सामने आ चुके हैं ऐसे मामले। यह पहला मामला नहीं है जब पंजाब पुलिस ने हिमाचल में फार्मास्यूटिकल कंपनियों से नशीली दवाओं के अवैध व्यापार का पता लगाया है। मई 2021 में पामवटा साहिब स्थित एक दवा उद्योग से 30 लाख से अधिक नशीली गोलियां और ट्रामाडोल के कैप्सूल 15 करोड़ रुपए कीमत की 9.9 लाख एल्प्रैक्स गोलियां जब्त की गई थी। इसने अपने लेबल पर एक फर्जी कंपनी पीबी फार्मास्यूटिकल्स नई दिल्ली का पता अंकित किया था। इससे पहले वर्ष 2013 में बद्दी की एक फार्मा कंपनी पर भी इसी संदर्भ में कार्रवाई हुई थी। फिलवक्त ऐसी दवाओं के अवैध उपयोग ने एक बार फिर फार्मास्यूटिकल उद्योग की छवि को धूमिल कर दिया है। समाचार नंबर 6। डलहौजी स्कूल में एक साथ 10 छात्र बीमार। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला डलहौजी में सोमवार को एक साथ कुछ विद्यार्थियों की तबीयत एकदम से बिगड़ने लगी। इसमें विद्यार्थी सिर दर्द, चक्कर आना व पेट दर्द आदि की शिकायत करने लगे। कुछ छात्र तो बेहोश होने लगे। इसको देखते हुए स्कूल प्रशासन ने तुरंत नागरिक अस्पताल को सूचित किया और एम्बुलेंस के माध्यम व अन्य माध्यमों से अधिक खराब तबीयत वाले बच्चों को अस्पताल पहुंचाया, जबकि कुछ बच्चे स्कूल में अपने आप ठीक भी हो गए।
अस्पताल पहुंचने पर तुरंत डॉक्टर की टीम ने बच्चों का इलाज शुरू कर दिया। इसके बाद बच्चों की हालत अब ठीक बताई जा रही है। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले भी इसी स्कूल में बड़ी संख्या में बच्चों में इस तरह की बीमारी के लक्षण पाए गए थे। उस समय भी उन्हें स्थानीय अस्पताल पहुंचाकर इनका इलाज करवाया था, लेकिन सोमवार को फिर कुछ बच्चों की तबीयत बिगड़े से यह बात उठ रही है कि आखिर बार बार बच्चों को इस तरह की समस्या क्यों हो रही है। इसके लिए यह भी मांग की जा रही है कि विशेषज्ञ चिकित्सकों, जिनमें मनोचिकित्सक भी शामिल हो, की एक टीम गठित कर बच्चों की काउंसलिंग की जाए। बीमार बच्चों में मास हिस्टीरिया के लक्षण। प्रधानाचार्य नरेश चंदेल ने बताया कि सोमवार को कुछ विद्यार्थी तबीयत खराब होने की शिकायत करने लगे, जिसे देखते हुए तुरंत उन्हें इलाज के लिए नागरिक अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के बाद अब उनकी तबीयत ठीक है। अस्पताल के इमरजेंसी विभाग में ड्यूटी पर तैनात डा मिली डोगरा ने बताया कि स्कूल के करीब 10 विद्यार्थी यहां पर खराब तबीयत होने के कारण लाए गए हैं। इनमें शुरुआती जांच के दौरान मास हिस्टीरिया के लक्षण देखे जा रहे हैं। मनोचिकित्सक करेंगे छात्रों की काउंसलिंग। सभी बच्चों का पूरी तरह से इलाज किया जा रहा है और अब सभी बच्चे पूरी तरह से स्वस्थ भी हो रहे हैं। बच्चों के बार बार ऐसे लक्षण पाए जाने के चलते अब मेडिकल कॉलेज चंबा में इसकी सूचना दी गई है और शीघ्र ही वहां से मनोचिकित्सक यहां पर स्कूल में जाकर बच्चों की काउंसलिंग करेंगे, जिससे कि भविष्य में बच्चों में इस तरह की समस्या पैदा न हो सके। समाचार नंबर 7। सरकार की तरफ से महाधिवक्ता रखेंगे पक्ष। युग मर्डर केस में सरकार की ओर से महाधिवक्ता अपना पक्ष रखेंगे। हाई कोर्ट में इस मामले के दोषियों को सुनाई फांसी की सजा पर बहस होनी थी, परंतु सरकार की ओर से पेश उप महाधिवक्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि गृह विभाग से प्राप्त हिदायत के अनुसार इस मामले की पैरवी महाधिवक्ता द्वारा की जाएगी। दोषियों की ओर से भी मामले पर सुनवाई जुलाई माह में दोषियों को सुनाई फांसी की सजा के पुष्टिकरण पर हाई कोर्ट में किए जाने की मांग की, जिसे स्वीकारते हुए कोर्ट ने सुनवाई 25 जुलाई को निर्धारित करने के आदेश जारी किए। तीनों दोषियों की फांसी की सजा के पुष्टिकरण का मामला सत्र न्यायाधीश शिमला की ओर से रेफरेंस के तौर पर हाई कोर्ट के समक्ष रखा है। इस मामले में तीनों दोषियों ने भी अपील के माध्यम से सत्र न्यायाधीश शिमला के फैसले को चुनौती दी है। 10 वर्ष पहले शिमला में एक मासूम 4 वर्षीय बच्चे युग की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई थी। हत्या में शामिल 3 दोषियों को जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिमला की अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। 6 सितंबर 2018 को तीनों दोषी चंद्र शर्मा, तेजिंद्र पाल और विक्रांत बख्शी को सजा सुनाते हुए तत्कालीन सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की अदालत ने इस अपराध को दुर्लभ से दुर्लभतम श्रेणी के दायरे में पाया था। तीनों दोषियों ने 14 जून 2014 को शिमला के राम बाजार से फिरौती के लिए युग का अपहरण किया था। अपहरण के 2 साल बाद सीआईडी ने मामले को सुलझाते हुए अगस्त 2016 में भराड़ी पेयजल टैंक से युग का कंकाल बरामद किया था। समाचार नंबर 8। मुल्तान से मलबा हटाने में जुटी हाइड्रो पावर कंपनी की मशीनें। मुल्तान में 4 दिन पहले टनल के रिसाव से आए पानी और मलबे ने खूब तबाही मचाई है। मुल्तान बाजार व लोगों के घरों में मलबा भर गया है। हादसे के 4 दिन बाद सोमवार को केयू हाइड्रो पावर कंपनी के अधिकारियों ने जेसीबी मशीनें और मजदूरों को काम पर लगाकर मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया है। 4 दिन बीत जाने के बाद भी कंपनी की तरफ से प्रभावितों को अभी तक राहत राशि नहीं मिल पाई है। पीड़ितों में अछरी देवी, रमीला, कांटा, अशोक, लाल चंद व मनोज ने कहा कि हम सभी अपने परिवारों को लेकर होटलों में रह रहे हैं। लोगों ने कहा कि इस त्रासदी में सब कुछ खत्म हो गया है। पहने के कपड़े भी लोग और रिश्तेदार दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि टनल के रिसाव से बाएं पानी के बहाव से जो नाला बन गया है उसमें अभी भी पानी बह रहा है। अभी भी लोगों को तबाही का डर सता रहा है।
दुकानदारों के अनुसार तबाही से उनका करोड़ों का नुकसान हुआ है। प्रशासन ने 44 परिवारों को अभी तक 2,04,500 रुपए की फौरी राहत प्रदान की है। परियोजना के जीएम देवी सिंह चौहान ने बताया कि मलबा हटाने के लिए मशीनें काम रही है। साथ ही कंपनी मलबे की चपेट में आए घरों और दुकानों के नुकसान का जायजा ले रही है। जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कंपनी करेगी। एचडीएम पानी के बहाव में बह गई जमीनें, 60 कनाल भूमि बंजर। लोक निर्माण विभाग मुल्तान के जेई अनिश ठाकुर ने बताया कि मलबा हटाने व सड़क खोलने के लिए कर्मचारी जुट गए हैं। जल्द ही लोगों को सुविधा प्रदान की जाएगी। तहसीलदार डा वरुण घुल्टी व मुल्तान के 50 ग्रामीणों जिनकी जमीनें व फसलें त्रासदी में बह गई है, उनके साथ मुल्तान तहसील परिसर में बातचीत हुई। तहसीलदार ने कहा कि किसानों की 50 से 60 करनाल भूमि परियोजना की लापरवाही से बंजर हो चुकी है। इसकी भरपाई कंपनी करेगी। पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों ने संभाला मोर्चा। लोक निर्माण विभाग मुल्तान के जेई अनिश ठाकुर ने बताया कि मलबा हटाने व सड़क खोलने के लिए कर्मचारी जुट गए हैं। तहसीलदार डा वरुण घुल्टी व मुल्तान के 50 ग्रामीणों जिनकी जमीनें व फसलें त्रासदी में बह गई है, उनके साथ मुल्तान तहसील परिसर में बातचीत हुई। तहसीलदार ने कहा कि किसानों की 50 से 60 करनाल भूमि परियोजना की लापरवाही से बंजर हो चुकी है। इसकी भरपाई कंपनी करेगी। मुल्तान में दूरसंचार सेवाएं भी ठप। मुल्तान में दूरसंचार विभाग की मशीनें भी बाढ़ की चपेट में आने से शॉर्ट सर्किट के कारण जल गई है। इससे बड़ा गांव लोहारडी, पोलिंग लोआई व मुल्तान पंचायतों में दूरसंचार सेवा भी ठप हो गई है। ऐसे में बैंकों में भी इंटरनेट बंद हो गया है। बरोड टेलीफोन एक्सचेंज के लाइनमैन घनश्याम ने बताया कि शॉर्ट सर्किट से सारा सिस्टम जल गया है। मंगलवार को दूरसंचार विभाग की टीम जोगिंद्रनगर से आ रही है। जल शक्ति विभाग ने बहाल की पेयजल सप्लाई। मुल्तान बाजार में जल शक्ति विभाग की टीम ने टेम्परेरी तौर पर 10 नलकों में पानी की सप्लाई चालू कर ग्रामीणों को राहत दी है। मुल्तान में जल शक्ति विभाग के जेई विजय वर्मा ने बताया कि बाजार में टेम्परेरी तौर पर पानी की पाइनें बिछाकर पानी की सप्लाई बहाल कर दी है। समाचार नंबर 9। वोट अधिकार ही नहीं, दायित्व भी है। देश में लोकसभा चुनाव में मतदान के प्रति जागरूकता को बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग द्वारा विभिन्न कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर में भी स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना विशेष रूप से उपस्थित रहे और इस दौरान आम जनमानस से भी आग्रह किया गया कि वे मतदान करने अवश्य जाएं। इस स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय गान के बाद मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना द्वारा कविता ठाकुर, आंचल ठाकुर, धर्मेंद्र शर्मा, गोपाल शर्मा, राजेंद्र आचार्य, पायल ठाकुर व भगवान दास को सम्मानित किया गया और चुनाव गीत व वीडियो एल्बम का विमोचन किया गया। वहीं मुख्य सचिव ने उपस्थित अधिकारियों व लोगों को शपथ दिलाई और कहा कि वोट देना सिर्फ अधिकार नहीं बल्कि एक दायित्व भी है। प्रदेश में स्वीप कार्यक्रमों द्वारा लोगों को जागरूक करने का प्रयास अति सराहनीय है और इस बार उम्मीद है कि कुल्लू व मनाली से रिकॉर्ड मतदान होगा। देश के इस महापर्व में जनता अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करेगी। जिला प्रशासन के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे भी स्वीप कार्यक्रम को विभिन्न ग्रामीण इलाकों तक पहुंचाएं और विभिन्न माध्यमों से आम जनता को मतदान के बारे में जागरूक करें। उन्होंने जिला प्रशासन के साथ बैठक में चुनावों को लेकर तैयारी की भी समीक्षा की। उन्होंने जिला प्रशासन के अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि वे कर्मचारियों को पूर्व अभ्यास के साथ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी भी समय पर उपलब्ध करवाएं, ताकि मतदान से पहले ही सभी इलाकों में सभी तैयारियां को पूरी तरह से सुनिश्चित किया जा सके।
समाचार नंबर 10। पेपर पास करवाने के लिए युवक से 30,000 की ठगी। परीक्षा में पास करवाने के नाम पर एक युवक के साथ कथित धोखाधड़ी का समाचार सामने आया है। पीड़ित ने पुलिस थाना अम में शिकायत दर्ज करवाई है। मुबारकपुर निवासी एक व्यक्ति ने शिकायत में कहा है कि वह एक ऑटोमोबाइल कंपनी में काम करता है। करीब 2 माह पहले उसकी मुलाकात अम से सटे गांव के एक व्यक्ति के साथ हुई थी। उसने आरोप लगाया है कि आरोपी ने गाड़ी बदलने और अन्य गाड़ी लेने को लेकर उसके पास आना जाना शुरू कर दिया। गत दिनों वह कहने लगा कि वह आपको बीटेक डायनेमिक मशीनरी के पेपर में पास करवा देगा। इसके लिए उसने 50,000 रुपए की डिमांड रखी। वह उसके झांसे में आ गया और उसने उसे 24,000 रुपए कैश व 6,000 रुपए उसके खाते में ऑनलाइन डलवा दिए। आरोपी ने पैसे लेने के बाद न तो उसका काम किया और अब न ही वह पैसे वापस कर रहा है। पीड़ित ने पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई है। थाना प्रभारी अम गौरव भारद्वाज का कहना है कि पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। अपने विचारों को कमेंट में शेयर करना ना भूलें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।